हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। मैं पुरुषोत्तम सर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है उसमें एग्रीगेट डिमांड डिस्कस करेंगे। 11th में माइक्रो हो गया है, तो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंसेस आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो कहते हैं, और जब वही एग्रीगेट यानी होल नेशनल नेशन के लेवल पे या कंट्री के लेवल पे जब उसको स्टडी किया जाता है तो उसको मैक्रो कहा जाता है। तो डिमांड में भी हमने देखा था कि अगर इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल फॉर्म की डिमांड की बात करेंगे तो माइक्रो हो गया, लेकिन जब होल कंट्री की बात करते हैं, एग्रीगेट ऑफ डिमांड की बात करते हैं, तो वो क्या हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड। तो मैक्रो के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आना है आपको। तो एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो एग्रीगेट डिमांड कह लो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लो, एक ही बात है। इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहा जा रहा है कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब कि एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री जो एक साल में या एक इकोनॉमी एक साल में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज में भी कैसा गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो विद इन ए ईयर एक इकोनॉमी में जितने भी फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज होता है, बाय होता है, प्लानिंग टू बाय है, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। प्लानिंग टू बाय ओबियसली जितना डिमांड होगा उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, तो इसीलिए इसको एग्रीगेट डिमांड कहो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहो, एक ही बात है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एग्रीगेट मैंने क्या बताया, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात है। किसी भी इकोनॉमी में तीनों ही सेक्टर, मेनली हमारे तीन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तीनों ही सेक्टर से जितनी भी टोटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी नॉर्मली एक साल का हम लेके चलते हैं, तो एक साल में डिफरेंट सेक्टर्स के जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, अगर उसको भी हम एग्रीगेट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वी कैन से। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लो या एग्रीगेट डिमांड कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड तो हमने डिफाइन कर लिया कि ड्यूरिंग अ पीरियड, ड्यूरिंग अ 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर किसी भी इकोनॉमी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो खर्च होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, उसी को एग्रीगेट डिमांड हम कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या लेना है आपने। तो इतना तो हमने देख लिया कि एग्रीगेट डिमांड कह लो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लो, एक ही बात है। अब तीन टाइप के हमारे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो सकता है, और एक हमारा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको तो अलग ही कर दो, अभी हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देखते हैं। तो सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो खर्चे हमारे हो रहे हैं कंजम्पशन के ऊपर हो रहा है। दो टाइप की हमारी गुड्स होती हैं, कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। कंजम्पशन में जिसको कंज्यूम कर लिया जाएगा, जिसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होना है, एज इट इज़ उसका कंजम्पशन हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट गुड्स का मतलब कि जिसको यूज करके फर्दर प्रोडक्शन हम करते हैं। तो इस तरह से दो टाइप के गुड्स की यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल डिमांड कह लो या एग्रीगेट डिमांड कह लो। कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब, अब देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, या गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो कैटेगरी हो गया, प्राइवेट या हाउस होल्ड के थ्रू जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो खर्चे किए जा रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, या गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के थ्रू जो हमारे एक्सपेंडिचर के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो खर्च किए जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए। अब क्या हो गया है, देखो प्राइवेट यानी हाउस होल्ड सेक्टर्स के थ्रू जो भी कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है वो प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। प्लान्ड का मतलब इसको एक्स एंटे भी कहा जाता है, यानी ये इनकम पे हमारा डिपेंड करता है, यानी डिस्पोजेबल इनकम के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप होता है जी, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। किसी भी हाउस होल्ड या प्राइवेट कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम एक हाउस होल्ड का बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ प्राइवेट हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जिसको एक्स एंटे भी बोला जाता है। और गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट जो भी कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चे करती है उसको हम गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के ऊपर जो खर्च होता है गवर्नमेंट का, एजुकेशन के ऊपर जो खर्च होता है गवर्नमेंट का, हेल्थ या ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट खर्च करती है, ये डिफेंस के ऊपर जो गवर्नमेंट खर्च करती है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर कंजम्पशन से रिलेटेड है, यानी इसको गवर्नमेंट ने करना ही करना है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक्सपेंडिचर की दो कैटेगरी, कंजम्पशन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कंजम्पशन का फिर फॉर्दर दो कैटेगरी, यानी प्राइवेट या हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू जो खर्च हमारे हो रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के थ्रू जो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो खर्च हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटल्स, ये सारे मेंटेन करने में। दूसरा कैटेगरी क्या है जी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो कैपिटल गुड्स है, इसको आप कैपिटल गुड्स भी कह सकते हो, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया कि वो सारे गुड्स जिसको फॉर्दर, जिससे हमारा प्रोडक्शन होता है, फॉर्दर जिसको हम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज में जिसको यूज करते हैं उसको कैपिटल गुड्स कहा जाएगा। तो इसमें भी प्राइवेट और पब्लिक दो आ गया, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब कि प्राइवेट फॉर्म्स के थ्रू जो कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्राइवेट या फॉर्म्स का कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर। ये ऑलवेज ही ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस हम मान के चलते हैं, रीजन बिंग कि ऑटोनोमस कहने का मीनिंग क्या हो गया कि इसको फिक्स हमें रखना है, ऑलरेडी पहले से ही ये फिक्स रहेगा, इसका इन लेवल या इनकम के ऊपर कोई फर्क, इनकम के लेवल से इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिक्स होगा, इसीलिए इसको ऑटोनोमस कहा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ये ऑटोनोमस होगा। प्राइवेट फॉर्म के थ्रू जो एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल गुड्स के ऊपर उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। लाइक मशीनरी के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर, बिल्डिंग वगैरह बनाने में, या चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ड्यूरिंग द पीरियड प्राइवेट फॉर्म्स की जो भी चेंज इन इन्वेंट्री हुआ है, यानी ओपनिंग से क्लोजिंग का जो एक्सेस हुआ है उसको हम चेंज इन इन्वेंट्री कहेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में प्राइवेट फॉर्म का कैपिटल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसी तरह से गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बेसिकली हमारा सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। गवर्नमेंट का मेन मोटिव है वेलफेयर करना, तो वेलफेयर के पर्पज से ये भी करती है गवर्नमेंट, और कुछ कैपिटल गुड्स के ऊपर भी खर्च करती है। जैसे गवर्नमेंट को क्या करना है, हाईवेज बनाने हैं, ओवरब्रिज बनाने हैं, रोड्स, रेलवेज, पावर प्लांट, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करती है गवर्नमेंट, वो क्या हो गया, उसके लिए
कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर हो गया। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स का मतलब आप जितने भी रोड, हाईवेज, रेलवेज, पावर प्लांट, ये सारी चीज़ें जो आप देखते हो वो गवर्नमेंट का कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्च हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की भी दो कैटेगरी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए भी दो कैटेगरी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। ये क्या है? कंपोनेंट्स है, यानी एग्रीगेट डिमांड अगर आपको टोटल चाहिए तो ये सारे अलग अलग जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसको एग्रीगेट करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। उसी तरह से थर्ड कैटेगरी क्या हो गया? फर्स्ट कैटेगरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड कैटेगरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड थर्ड कैटेगरी क्या हो गया आपका? नेट एक्सपोर्ट। यानी नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बाहर में जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से इंपोर्ट माइनस कर दो तो ये क्या हो गया? नेट एक्सपोर्ट हो गया। तो ये तीनों ही चीजें, कंजम्पशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, ये सबको अगर एग्रीगेट कर दो तो ये ही आपका क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। तो ये कर लोगे। अब बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को डायग्राम के थ्रू हम कैसे दिखा सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड को डायग्राम के थ्रू हमें, ये तो अगर कंपोनेंट्स में आता है तो इसको एक्सप्लेन कर लोगे कि एक कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब इसको डायग्राम के थ्रू हमें दिखाना है। अब मैंने क्या बताया? एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लो, एक ही बात है। एग्रीगेट डिमांड का यहाँ क्या मतलब हो गया? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब दो टाइप के एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो C प्लस I दोनों को प्लस कर दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। अगर इसको डायग्राम के थ्रू दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? इधर आपने लेना है लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम, और इधर आपने लेना है एग्रीगेट डिमांड कह लो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लो, एक ही बात है। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज ही हम फिक्स दिखाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ पर? तो ये ऑटोनोमस होगा। ऑटोनोमस का मतलब फिक्स्ड होगा। ऑटोनोमस कहने का मीनिंग कि लेवल ऑफ इनकम का हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेवल ऑफ इनकम कम ज़्यादा होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी फिक्स रहनी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देख रहे हो, जैसे मान लो ये इन्वेस्टमेंट हमारा I है, लेवल ऑफ इनकम Y1 है, तब भी इन्वेस्टमेंट हमारा OI है। लेवल ऑफ इनकम OY2 हो गया, तब भी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट यही है। इनकम अगर OY3 होता है तब भी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जिसका लेवल ऑफ इनकम का कोई उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। बट कंजम्पशन का हमने क्या देखा कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। लेवल ऑफ इनकम के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप होता है जी? कंजम्पशन का लेवल ऑफ इनकम के साथ कैसा रिलेशन होता है? तो पॉजिटिव, यानी जैसे जैसे हमारी इनकम, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होता जाएगा ये कंजम्पशन भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो कंजम्पशन को आप कैसे दिखाओगे? कंजम्पशन अभी आगे भी मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ सिंपली डिस्कस कर लेते हैं कि कंजम्पशन की लाइन आपने कैसे दिखानी है। तो ये हो गया आपका, सपोज करो कंजम्पशन C इक्वल टू A प्लस BY, या इसको C बार भी लिखते हैं। ये क्या होता है, ये कंजम्पशन वाले में मैं डिस्कस करूंगा। तो कंजम्पशन का क्या देख रहे हैं कि इनकम के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप है? तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है।
तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर C और I कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को प्लस कर देते हैं तो एक न्यू लाइन बन जाएगी जो पैरेलल टू कंजम्पशन लाइन होगी। इसी को हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड। तो ये जो लाइन आपकी निकल के आती है ये क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये हो गया इन्वेस्टमेंट की लाइन, ये हो गया आपका कंजम्पशन की लाइन, दोनों को प्लस कर दिया, टोटल कर दिया, तो ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड। ऑलवेज ही इसमें गैप होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑलवेज ही आपका रहेगा, इन्वेस्टमेंट का जो जितना पोर्शन है उतना ही कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच गैप होगा। ठीक है, जाओगे तो धीरे से निकल जाओ। अब बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के बारे में और कुछ देखते हैं क्या क्या हो सकता है जी। पहला पॉइंट मैंने क्या देखा कि एग्रीगेट डिमांड जाओ हमने क्या देखा कि यहाँ कंजम्पशन का एक मिनिमम लेवल तो होगा ही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड और एग्रीगेट डिमांड के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, यानी ये कंजम्पशन जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा ही, चाहे आपकी इनकम हो या नहीं हो, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता है तो एग्रीगेट डिमांड भी आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, यानी कंजम्पशन जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कंजम्पशन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होगा इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इवन इनकम का लेवल जीरो होगा तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा ही, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब इसका स्लोप कैसा है, अब इस कंजम्पशन कर्व का अगर स्लोप देखें तो कैसा है जी, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसा है, तो स्लोप ऑफ सीसी इज अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। स्लोप किसको कहोगे, तो जो चेंजेज हो रहा है, यानी ये क्या हो गया आपका चेंज इन इनकम और ये हो गया चेंज इन कंजम्पशन। और अगर स्लोप निकालना है आपको, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व यानी सीसी क्या हो जाएगा, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हो रहा है डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम कितना हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो अगर कंजम्पशन, क्योंकि देखो क्या है कि एग्रीगेट डिमांड हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिला के, दोनों को एग्रीगेट करने से हुआ है। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे, वही हमारे एग्रीगेट डिमांड के पॉइंट्स में भी लिखना है। तो थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो कि कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसा होगा, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड या पॉजिटिव कह सकते हो, अपवर्ड या इसको पॉजिटिव कह सकते हो। ये कहने का मतलब क्या हो गया कि देयर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड लेवल ऑफ इनकम, एज लेवल ऑफ इनकम इज इंक्रीजेज, ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड लेवल ऑफ इनकम। व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज फॉलिंग, कंजम्पशन इज ऑल्सो फॉलिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कंजम्पशन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें
अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में हमने क्या देखा कि इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर हमने क्या मान के चला है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस होगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कहने का मतलब कि लेवल ऑफ इनकम का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स इसीलिए इसको ये क्या हो गया आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल हो, ये ऑटोनोमस है इसलिए इसका शेप कैसा हो जाएगा, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इन्वेस्टमेंट का जो डायग्राम करोगे वो आगे भी अब हम करेंगे, तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस तरह से अगर एडी कर्व यानी इसके अगर हमने स्लोप देखना है तो इसका भी क्या बिल्कुल ये कंजम्पशन की तरह हो जाएगा, यानी स्लोप ऑफ एडी एग्रीगेट डिमांड भी कैसा होगा, अपवर्ड होगा। अपवर्ड या पॉजिटिव कह सकते हो, पॉजिटिव, अपवर्ड या पॉजिटिव विद द लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम यानी इनकम के साथ एग्रीगेट डिमांड का रिलेशनशिप कैसा हो गया जी, तो पॉजिटिव हो गया। यानी अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है तो आपका लेवल ऑफ इनकम अगर इंक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगा, लेवल ऑफ इनकम अगर डिक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा। यहाँ जब इनकम की हम बात करते हैं तो किसी इंडिविजुअल के इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, होल इकोनॉमी के इनकम की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मैक्रो में एग्रीगेट होल सिस्टम की स्टडी की जाती है। तो इसीलिए जब लेवल ऑफ इनकम की बात करते हो तो यहाँ पर नेशनल इनकम यानी होल इकोनॉमी के इनकम की बात की जाती है। तो ये हो गया, हमने क्या देखा, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम कैसे हो गया जी, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये कंजम्पशन हो गया, दोनों को प्लस करोगे तो बिल्कुल कंजम्पशन से ऊपर एग्रीगेट डिमांड पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व ही इसकी डायग्राम हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई का सिंपल मतलब हो गया नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा कि एक साल के अंदर किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, टोटल जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करोगे जी, तो नेशनल इनकम को जैसे हम डिफाइन करते हैं वही हो गया एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई कह लो या नेशनल इनकम कह लो, एक ही बात है। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है, तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट all the producers are willing to supply in an economy during a given period of time। यानी एक साल के अंदर जो टोटल गुड्स या सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है, यानी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो सेल्स के लिए ऑफर किया जा रहा है, उसी को एग्रीगेट सप्लाई कहा जाएगा। तो एग्रीगेट सप्लाई कह लो या नेशनल इनकम कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ एग्रीगेट सप्लाई को अगर डिफाइन करना है तो ये क्या हो गया, ये टोटल नेशनल इनकम हो गया। इसका अब जो टोटल नेशनल इनकम होगा उसका कुछ पार्ट तो कंज्यूम किया जाएगा और कुछ पार्ट सेव किया जाएगा। तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस सेविंग। यानी एग्रीगेट सप्लाई मीन्स नेशनल इनकम, अब इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम कर लिया जाएगा तो कंजम्पशन हो गया, कुछ पार्ट सेव होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई मीन्स नेशनल इनकम,
एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर इसको डायग्राम के थ्रू अगर आपको करना है तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। एक 45 डिग्री एंगल ऐसे लाइन बना दोगे, ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई, इधर हो गया आपका लेवल ऑफ इनकम, ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई। तो लेवल ऑफ इनकम के साथ इसका भी कैसा रिलेशनशिप है जी, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होता जाएगा वैसे आपका ये एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इनकम पे ये लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे ही ये एग्रीगेट सप्लाई कह लो या नेशनल इनकम कह लो, एक ही बात है। तो नेशनल इनकम जैसे जैसे आपका इंक्रीज होता जाएगा ऑब्वियसली गुड्स एंड नेशनल इनकम इंक्रीज होने का मतलब कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है यानी उसकी सप्लाई भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, दो फॉर्मूलेज बन गए जी। एग्रीगेट डिमांड का हमने देख लिया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई यानी इनकम, नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो ध्यान रखना ये दो फॉर्मूले होगा जो आगे हम यूज करेंगे। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट सप्लाई मीन्स कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब कंजम्पशन फंक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में मैं देख लेता हूँ, क्योंकि कंजम्पशन हमारा जो हो क्या हुआ, यूज हुआ था, एग्रीगेट डिमांड में भी यूज हुआ। तो कंजम्पशन फंक्शन को एक बार और देखेंगे। कंजम्पशन फंक्शन, इसको C से डिनोट करते हैं, C इक्वल टू A प्लस बी वाई, ए कह लो या इसको C बार से भी डिनोट किया जाता है। कुछ भी बुक्स में आपके C बार भी कई जगह दिया हुआ है। तो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब A प्लस बी वाई। ए यहाँ पर क्या होगा, डिटेल में इसको देखते हैं। सबसे पहले तो कंजम्पशन फंक्शन को डिफाइन कैसे करोगे, तो कंजम्पशन फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम और कंजम्पशन के बीच क्या रिलेशन है, इसी को हम कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे। इसको क्या कह सकते हो, C इज द फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। यानी कंजम्पशन हमारा किस पे डिपेंड करता है जी, तो नेशनल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। कंजम्पशन फंक्शन को कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको डायग्राम देख लो। इधर आपने वैसे ही लेवल ऑफ इनकम ले लेना है, लेवल ऑफ इनकम, इधर आपने कंजम्पशन ले लेना है। इस तरह से ये कंजम्पशन की लाइन आप ड्रॉ कर लोगे, C इक्वल टू A प्लस बी वाई। यहाँ पर देखो A क्या है जी, तो इसको Y इंटरसेप्ट कहा जाता है। यही हो गया आपका A का मतलब यहाँ पर हो गया मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। मैंने पीछे भी क्या बताया कि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इवन आपकी इनकम जीरो है तो भी। तो A यहाँ पर क्या है, A और C बार भी लिखा जाता है। क्या हो गया ये, तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो A यहां पर क्या हो गया जी कि जब इनकम आपकी जीरो है, तो इनकम तो जीरो है बट कंजम्पशन आपका जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर इनकम जीरो है तो भी आपका कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगा ही, उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम में जैसे यहाँ पर आपका इनकम क्या है, जीरो है, यहाँ पर कंजम्पशन कितना हो रहा है, तो इतना मिनिमम आपका कंजम्पशन तो हो ही रहा है। तो यही हो गया मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, या इसको वाई इंटरसेप्ट भी कह सकते हो, वाई इंटरसेप्ट।
ठीक है जी। बी यहां पर क्या है, तो ए क्या हो गया यहां पर, मिनिमम कंजम्पशन। बी क्या हो गया, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। बी क्या हो गया, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। इसको एमपीसी भी कहा जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये स्लोप हो गया, यानी इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंजेस हो रहा है उसी के रेशियो को हम क्या कहेंगे, एमपीसी, यानी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ दिस कंजम्पशन कर्व। तो बी यहां पर क्या हो गया जी, एमपीसी। बी का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, दैट इज कॉल्ड एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विच इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपन चेंज इन इनकम। इसको आगे अभी और डिस्कस करेंगे हम। और वाई तो क्या हो गया यहाँ जी, नेशनल इनकम हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसका स्लोप कैसा है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसा है जी, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका रिलेशन हमारे इनकम के साथ कैसा है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी ये क्या होता है, तो इंक्रीज, कंजम्पशन इज इंक्रीजेज विद द लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। तो इस तरह से स्लोप ऑफ कंजम्पशन हमने क्या देखा कि पॉजिटिव है। बट जरूरी नहीं है कि जिस प्रोपोर्शन में आपका इनकम इंक्रीज हो उसी प्रोपोर्शन में आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज हो। कंजम्पशन में इंक्रीमेंट आपका इनकम से कम होगा, क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट आप सेव भी करते हो। तो इसलिए जो चेंजेज होना है, जो प्रोपोर्शनेट चेंजेज होगा कंजम्पशन में, वो इनकम से कम हो सकता है। तो ये माइंड में रख लो। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ब्रेक इवन कंजम्पशन या ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ध्यान रखो, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर कंजम्पशन आपकी इनकम के इक्वल हो जाए, यानी टोटल जो इनकम है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, कुछ भी सेव नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। तब इनकम की लाइन आप कैसे ड्रॉ करते हो, जो एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन याद करो, कुछ इस तरह से हम करते हैं। ये हो गया आपका इनकम की लाइन। तो क्या देख रहे हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट को क्या कहोगे, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर क्या है, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हो रहा है। नीचे इससे लाइन ड्रॉ करो तो ये एक लेवल आपका बन गया जिसको ब्रेक इवन पॉइंट कहोगे। तो सिंपली ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां पर कंजम्पशन आपका इनकम के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक, या ये कह सकते हो कि कंजम्पशन इज इक्वल टू जीरो, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, या सेविंग इज जीरो। तो पूरा का पूरा इनकम कंज्यूम हो जा रहा है तो ऑब्वियसली सेविंग आपका जीरो हो जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर whole income are consumed and there is no saving will become zero। और क्या इसमें कह सकते हो, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि हमने क्या देखा कि इनकम के दो पार्ट होते हैं जी, एग्रीगेट सप्लाई कह लो या एग्रीगेट इनकम कह लो, कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। तो इस इनकम का ही एक पार्ट कंज्यूम होगा, दूसरा पार्ट सेव होगा। तो ये इनकम आपके कंजम्पशन से ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। कैसे, देखो, अब ये जो लेवल होता है यहाँ पर आपका क्या है, कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल है,
लेकिन इससे पहले की लेवल की बात करें तो इधर देख रहे हो कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन इनकम तो जीरो हो सकता है। तो इस पोर्शन में आपका कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम है। और जब इस बीईपी पॉइंट के बियॉन्ड जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। तो आप क्या कह सकते हो कि बीईपी पॉइंट पर कंजम्पशन, इसको क्या लिख सकते हैं, एट बीईपी कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, बिफोर बीईपी कंजम्पशन इज greater than income, and after BEP क्या हो जाएगा, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। तो ध्यान रखना 3 पॉइंट, कंजम्पशन आपका इनकम के इक्वल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो तीनों पॉइंट ये कंजम्पशन के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। या वीडियो ये लंबा हो जाएगा, तो जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिस्कस करता हूँ। तो अभी हमने क्या किया, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात है। जो टोटल गुड्स या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जो ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसी को एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। अब वो एक्सपेंडिचर आपका कंजम्पशन से भी रिलेटेड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों में ही हो, प्राइवेटली भी हो सकता है, गवर्नमेंट के तरफ से भी हो सकता है। एंड थर्ड कंपोनेंट हमने नेट एक्सपोर्ट देखा। एग्रीगेट डिमांड डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करना है दीज, एग्रीगेट डिमांड मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जिसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब सिंपली नेशनल इनकम है, जिसका 45 डिग्री एंगल का हमारा डायग्राम बनता है। उसके बाद हमने कंजम्पशन फंक्शन ये देखा, कंजम्पशन के बारे में चीज़ें देखी। और इसके बाद मैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए यही, इसको कर लो आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहे। बेल आइकन हिट कर लो, लाइक ज़रूर करो। ओके, थैंक यू।